सत श्री अकाल मेरे किसान भराओ और ट्रिपल एस न्यूज़ हिंदी के ਸਰੋਤਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਰ ਸਿੰਘਪੁਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਕੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ किसान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰ ਟੈਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ पोर्टफोलियो ते रहूगा उदों तक जिहड़ी आ इंसाफ वो नहीं मिल सकता। इस करके संयुक्त किसान मोर्चे वालों जिहड़ा वा कल 14 नवंबर नूं हरसिंघपुर गुरु घर जिहड़ा कि तहसील पूरनपुर दे विचकार जिला पीलीभीत दे अंदर आ उत्थे कॉल रखी गई आ 14 नवंबर नूं कि एक ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਸਟੇਜ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਔਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰ ਟੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, अभी आपको वो स्थल दिखाया था। यहाँ पर 14 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर किसानों का एक प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम की मेन जो कारण जो आपको बताया गया था ये बताया गया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी का इस्तीफा क्योंकि जब तक वो मंत्री पद पे बैठे हैं तब तक न्याय मिलेगा इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे काफी सज्जन जो है जो किसान यूनियन से रिलेटेड है वो बैठे हैं इनसे इनकी पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इनका क्या नाम है और किस पद पे है। हाँ जी सर जी। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली हरपाल बिलारी ग्रुप का और यहाँ पे संयोजक मंडल में भी हूँ तो यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज कर जी। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने हमारी भारत किसान मजदूर फेडरेशन है जिसमें समूह में हमारे 25-30 संगठन उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा के कार्यरत हैं और हम लोगों ने ये रैली न्याय महापंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 तारीख को कॉल दी थी। 3 तारीख के बाद कॉल दी थी उसका आज हम लोग ने कर रहे हैं और इसमें जो हमारे 4 किसान भाइयों को अरेस्ट भी किया गया है क्योंकि जब 4 तारीख को फैसला हुआ था उसमें लॉ एंड ऑर्डर डीजी प्रशांत कुमार ने ये कहा था कि काउंटर FIR किसानों के खिलाफ नहीं होगी और 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 10-10 लाख मुआवजा जो है वहाँ पे जितने जख्मी हुए हैं उनको दिया जाएगा।
एक नौकरी देने की बात भी की गई मृतकों के परिवारों को, और न्याय देने की बात की गई। सबसे बड़ी बात थी न्याय की। तो न्याय तो मिला नहीं, क्योंकि जो केस नामजद हुए 2 लोग, उसमें आशीष मिश्रा टैनी को तो इनको अरेस्ट किया गया, अभी तक सिर्फ 10 गवाहियां की गई उस एफआईआर में, और अजय मिश्रा टैनी की ना बर्खास्तगी हुई, ना उनको अरेस्ट किया गया। 120B का उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था उनके खिलाफ, और गृह राज्य मंत्री हैं, तो आप जान सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन और सारा महकमा उनके अंडर है। तो ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा किसानों को? एक बात तो ये रही। दूसरी बात, जितने भी आई विटनेसेस थे, 100 आई विटनेसेस अकाउंट्स को जो है मैनिपुलेट किया गया, उनको डराया धमकाया गया। 2 आदमी तो तब अरेस्ट कर लिए गए जब उनको बुलाया गया इस बहाने कि आप आई विटनेस हैं, आप आके यहाँ पे बयान दर्ज करवाइए, और कहा गया कि तुम उनको मारने वालों में से थे। आपको ज्ञात होगा कि जो 3 लोग वहाँ उनके आदमी मरे हैं, उसमें श्याम सुंदर एक है, एक हरिओम मिश्रा है, और तीसरे का नाम है शुभम मिश्रा। तो उनमें से 2 आदमियों को तो जिंदा पुलिस के हवाले किया गया था, श्याम सुंदर को और हरिओम मिश्रा को। श्याम सुंदर के सिर पे चोट भी लगी है, एक फोटो भी उसकी आउट हुई थी, हरिओम मिश्रा की भी फोटो आउट हुई थी। अगर मान लीजिए वो पुलिस वालों को दे दिए गए थे, और पुलिस वालों के हाथ से किसी ने उनको खो के और उनको अगर आहत किया और मर्डर किया, तो पुलिस वालों ने उस खबर क्यों नहीं लिखवाई, उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। और जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, जिनके हवाले उन 2 आदमियों को किया गया, वो आदमी क्यों नहीं अरेस्ट किए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस रैली के जरिए, किसान पंचायत के जरिए हम ये सवाल सरकार से खड़ा करेंगे कि आपने हमारे 4 आदमी अरेस्ट कर लिए, 6 आदमियों के नाम नामजद एफआईआर उस आदमी ने कराई जो खुद एक सुमित जायसवाल, जो खुद एक एकम्प्लिस है अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा टैनी का, उनके लिए काम करता है। तो एक आरोपी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, उसमें आपने तुरंत कार्रवाई की, 100 आई विटनेस अकाउंट भी ले लिए, और जो एफआईआर किसानों के जो किसानों ने कराई, उसमें खाली अभी तक 10 बयान लिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़े वकील हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया, और उसमें जो बातचीत निकल के आई, उसमें ये भी क्लियर हो गया कि बंदूक से गोली चली, और आशीष मिश्रा टहनी की बंदूक से गोली चली, मोनू जिसका नाम है। अगर उसकी बंदूक से गोली चली तो बंदूक वहां क्या कर रही थी? इसका मतलब आशीष मिश्रा वहां मौजूद होगा, और अगर वो मौजूद नहीं था और उसकी बंदूक वहां पे थी, तो ये भी एक वायलेशन बनता है आर्म्स एक्ट में। दूसरी बात, जो उनके और सहयोगी थे अंकित दास की रिपीटर गन का भी एक जिक्र आया है सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी में जब खबर मिली है, और दूसरी एक पिस्टल से भी, रिवॉल्वर से भी गोलियां चली, तो गोलियां लगेगी इनको। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्होंने कहा किसी को गोली नहीं लगी, जबकि किसानों का आरोप था कि गुरविंदर सिंह को गोली से मारा गया। और जो हमारे मीडिया के हमारे सदस्य थे रमन कश्यप जी, उनको फॉर्च्यूनर से रौंद के मारा गया। और रमन कश्यप की परिवार वालों ने जब इस बात का जिक्र किया तो उनकी कंप्लेंट तक नहीं ली गई, उनके नाम से एफआईआर बाद में दर्ज हुई। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया, उसमें बहुत एक क्लियर बात ये निकल कर आई है कि जो आई विटनेसेस किसानों की एफआईआर में दर्ज हैं, जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं, उनको मैनिपुलेट करके उनको डराया धमकाया जा रहा है एक और एफआईआर दर्ज करके, और उस एफआईआर के द्वारा उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप लोग अगर किसानों की एफआईआर पे बयान दर्ज करेंगे, विटनेस अकाउंट देंगे, तो हम आपको दूसरे केस में फंसा देंगे। और रमन कश्यप के साथ केस में भी यही है, उसमें कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी संज्ञान लिया है। तो जो रिटायर्ड जज जिन्होंने बैठाए थे अपने यहाँ पे, एक हाई कोर्ट की जज की कमेटी बैठाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें उस कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है जिस तरीके से वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो हमारी यूनियन और यूनियनों के हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड ये थी कि एसआईटी की ग्रोथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन से, और यूपी सरकार के अधीन में तो बिल्कुल ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि रंजीत सिंह या फिर जैन, 2 हाई कोर्ट के जज हैं रिटायर्ड, उनमें से किसी एक की कमेटी जो है वो बिठा दी जाए। अभी तक उत्तर प्रदेश ने उसका भी कोई बात नहीं की है। तो काफी कुछ हो रहा है, पर जिस तरीके से यहाँ पे सिख बनाम नॉन सिख का एक माहौल खड़ा किया जा रहा है लखीमपुर तराई और बाकी इलाकों से, तो उस बात से ये निकल के आती सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और यहाँ पे धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, इस आंदोलन को खराब करने के लिए, जैसे पहले हम लोग को नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, देशद्रोह कहा गया, अब ये सिख बनाम नॉन सिख किया जा रहा है तराई इलाके में। और इसको हम लोगों को एक्सपोज करना है सरकार को कि आने वाला समय जो है इस सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े होकर उनको एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता के नाम पे सिख नॉन सिख कर रहे हैं। अजय मिश्रा टैनी ने तो 25 सितंबर को ये भी कह दिया था कि मैं तुम लोगों को यहाँ टिकने नहीं दूंगा, तुमको खदेड़ खदेड़ के भगाऊंगा, बलिया लखीमपुर से तुम लोग जानते नहीं हो,
कि मैं विधायक से पहले क्या था और मिनिस्टर से पहले क्या था, और ये मिनिस्टर तो कुछ भी नहीं है, मैं जिस मेरी जो पहुंच है वो कहाँ कहाँ तक है। तो कहीं ना कहीं ये भी निकल के आ रहा है, कहीं ये इनको संरक्षण तो प्राप्त नहीं है गृह मंत्रालय का। और इस बात पे भी सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाता है कि अमित शाह और मोदी क्या अजय मिश्रा टैनी के थ्रू योगी सरकार को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? तो ये एक बहुत बड़ा सियासी सवाल भी है। ये आपने बहुत बड़ी बात, यहाँ पे आपने बात कही कि अमित शाह और मोदी योगी सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये तो बात मतलब कि इस तरीके से हो गई, क्या लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी दो फाड़ है? बीजेपी के अंदर दो फाड़ तो नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो मोदी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योगी के लिए है। पर जिस तरीके से एक आदमी को भेजा गया यहाँ पर मिनिस्टर बनाने के लिए, और एक आपको पता होगा 6 महीने पहले एक एक्सपेंशन होनी थी यूपी इनकी कैबिनेट की, और उसमें योगी ने उसको अपोज किया। और वो जो भी आदमी थे जो गुजरात काडर के थे इनके बीजेपी कार्यकारिणी के, उसमें केंद्रीय मंडल ये चाहता था, केंद्रीय मंत्रिमंडल चाहता था कि इनका आदमी यहाँ पे कार्यरत हो डिप्टी सीएम या किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, और यूपी की सरकार को इलेक्शन तक ले जाने के लिए। पर योगी ने वो होने नहीं दिया, और उस वजह से कहीं अमित शाह और मोदी और योगी में ठनी आरएसएस और संघ को लेकर। आरएसएस और संघ का संरक्षण योगी को भी है कि वो हिंदुत्व के एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में आना चाहते हैं, और कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है उनके हलकों में कि मोदी के बाद शायद योगी ही नंबर 2 रहे, और अमित शाह ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो अजय मिश्रा टैनी को कहीं केंद्र की सरकार का संरक्षण है, नहीं तो अभी तक तो बर्खास्त कर दिए गए होते। अब आप एक बात बताइए, इतना बड़ा इल्जाम सरकार पर लग गया, सेंटर की गवर्नमेंट पे, उसकी क्षति भी उनको हो रही है। अजय मिश्रा टैनी को बचाने का क्या कारण? क्या वो ब्राह्मण है इसलिए बचाए जा रहे हैं, या वो अमित शाह के आदमी है इसलिए बचाए जा रहे हैं, या वो योगी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं इसलिए बचाए जा रहे हैं? ये यहाँ पर आपने कई मुद्दे जोड़ दिए। हाँ। आप मेरे ख्याल राजनीति के साथ में भी लेके चले गए। हमारी बात चल रही थी किसानों को लेकर, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। किसानों की बात कर रहे हैं। हाँ, अब हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, जब छेड़ा है तो बात वहां भी जाएगी। लेकिन मेन जो हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि न्याय नहीं मिलेगा, तो न्याय शायद अदालत देगी, और पुलिस का काम है जांच करना। तो आपको पुलिस की जांच के ऊपर विश्वास नहीं है? देखिए, पुलिस की जांच के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को ही विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को विश्वास। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एसआईटी जो है वो हमें रिपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, इस पे अभी फैसला होना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल अपने हलफनामे में 15 तारीख तक का टाइम क्यों मांगा? पहले भी 2 बार एसआईटी की सेम रिपोर्ट दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रिपोर्ट तो हमने देखी हुई है। फिर वो तो एफआईआर बंद लिफाफे में देती है जो किसानों के खिलाफ है। तो ऐसे बंद लिफाफे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो नहीं मांगे, आपने क्यों दिए? तो ये सब बातें अगर आप देखेंगे, जब पुलिस ही सही से रिपोर्ट नहीं दे पा रही सुप्रीम कोर्ट को, तो वो तहकीकात क्या करेगी और वो वहां से कैसे निकल के आएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, जो लखीमपुर खीरी के पुलिस कप्तान बदल दिए गए, डीएम बदल दिए गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो अधिकारी किसानों के हितैषी थे, या उनका ट्रांसफर एक रूटीन ट्रांसफर है? देखिए, ट्रांसफर तो रूटीन ही होते हैं सारे। हाँ। उसमें कोई नौकरशाह में कोई ऐसा नहीं होता कि उसको ट्रांसफर इसलिए किया गया कि वो कहीं सीएम के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, या आशीष मिश्रा टैनी के खिलाफ कोई, या अजय मिश्रा के खिलाफ कोई कर रहे थे। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि जब एसआईटी फॉर्म होती है और जो भी उसका हेड नियुक्त किया जाता है, उसकी अगर पोस्टिंग हो भी गई, शायद वो रूटीन पोस्टिंग हो, लेकिन वो एसआईटी से हटाया नहीं जाता, वो तभी वो अध्यक्ष रहेगा उस एसआईटी को, सारी रिपोर्ट वही जमा कराएगा। तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि निष्पक्ष जांच कैसे हो और दोषियों को सजा कैसे हो, और इसमें डायरेक्ट इम्प्लीकेशन अगर अजय मिश्रा टैनी की है, तो हमारा सवाल ये पैदा हो जाता है कि केंद्र की सरकार अजय मिश्रा टैनी को क्यों बचा रही है? ये सारा कारोबार जो मैंने आपको पॉलिटिकल बात कही, वो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन की बात का मेरा कहने का मकसद ये था कि अजय मिश्रा टैनी को बचाने के लिए अमित शाह और मोदी आमादा क्यों? क्या वो किसान आंदोलन को खराब करने के लिए? आपने देखा उस कांड के बाद कई ऐसे और इंसिडेंट्स हुए, मध्य प्रदेश में हुआ, फिर आपने देखा हरसिमरत बादल की गाड़ी के द्वारा भी 2-3 किसानों को कल परसों में रौंदा गया, जब वो बादल के गाड़ी के द्वारा 2-3 किसानों को आहत हुए, उनको रोक रहे थे, कोई बात करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि मीटिंग में आई हैं, बात करके जाएंगे आपसे। जब उन्होंने संवाद करने के लिए उनके सामने खड़े हुए, तो उन्होंने गाड़ी चला दी उनके ऊपर। तो क्या ये आने वाले समय में किसानों को गाड़ियों से रौंदा जाएगा? क्या ये केंद्र की सरकार ने ये करके दिखा दिया कि अगर पहले भी मनोहर लाल खट्टर ने जब लाठियां भांजी थी, तो एक आपने उनका देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुम लोग तैयारी कर लो, 6 महीने जेल भी जाना पड़ा, वहां जो सीख जाओगे वो यहाँ राजनीति में रह के नहीं सीखोगे। तो क्या गुंडागर्दी
और किसी तरह और बदमाशों को संरक्षण देने के लिए क्या ये सरकारें जो हैं अब किसानों पे डंडे लाठी चलाएंगी, गाड़ियां चलाएंगी? बात यहाँ सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। तो कल दोस्तों जो डिमांड है वो मेन चीज ये है कि पुलिस की जांच जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, उसमें बहुत कमियां हैं, और अगर वो जांच सही ढंग से नहीं होगी तो ये मुकदमा प्रभावित हो सकता है। और टैनी का इस्तीफा जो है वो अटका पड़ा है, और यहाँ पर ये सवाल उठ के आया है कि योगी की सरकार को भी बदनाम करने की साजिश जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। इस बात के लिए हमारे को यहाँ एक बात याद आ गई, जो राकेश टिकैत जी कहा करते थे कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है, और इसी बात को यहाँ पे बिल्कुल सहमति मिल गई है दोस्तों। और इसके अलावा अब देखते हैं कल क्या क्या नेता इसके ऊपर बयान देते हैं। हम लोगों ने वो स्थल भी आपको दिखाया, और यहाँ पर अभी भाई साहब से सारी बात भी करवाई। एक हमारे और भी बैठे हैं किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे भी दो शब्द जान लेते हैं। हाँ जी सर जी, मैं सरजीत सिंह फूल, सूबा प्रधान भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब। हाँ जी, रामपुरा बोल तो। हाँ जी, रामपुरा बोल तो जी, बहुत दूर है। हाँ जी, लगभग इथों घट्टो घट 600 650 किलोमीटर। नहीं, मेरा पिंड कच्ची पुच्चो है। अच्छा, फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ, ਇਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30-35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8-10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਨਪੁਰ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾੜਤਾ ਹੋਇਆ ਤਕੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪੀੜੀਪੀਤ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਥਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 18-24 ਨੂੰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ 22 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ DIG ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਡ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ FIR ਹੈ 220 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ 219 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ 220 ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 219 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਕਲੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤਾ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ FIR ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਰਲਗੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 219 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੇਟਲੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ करने हैं, कोई मैटर इकट्ठा करना, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ। वैसे दोस्तों एक सवाल यहाँ पे उठ रहा, बातें करते करते मेरे दिमाग में आया कि नथुराम गोडसे के समर्थक क्या आंदोलन के द्वारा किया गया रोष बर्दाश्त करेंगे या इस आंदोलन का असर पड़ेगा, ये हम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत ही सूझवान और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे, कोई इस बारे में बताना चाहिए कि नथुराम गोडसे के समर्थक से क्या हम गांधी की तरह आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, आंदोलन करके अपनी बात कह रहे हैं, क्या इस चीज का असर पड़ेगा? देखिए, आपने परसों वक्तव्य सुना होगा कंगना रनौत का। उसने कहा कि देश को आजादी 1947 में मिली नहीं थी, भीख मिली थी। अगर भीख मिली थी तो भिखारी कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी को तो भिखारी बना दिया संघ के और RSS की सोच ने। और देश को आजादी मिली 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो उसके बाद तो दमन की राजनीति शुरू हो गई। पहले डिमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद GST आया, उसके बाद किसानों के बिल आ गए, पहले तो भूमि अधिग्रहण कानून आया। अब आप इसी क्रोनोलॉजी को समझिए। भूमि अधिग्रहण कानून का अध्यादेश आया 2014 नवंबर में, और मार्च में आते आते राज्यसभा में उसका ऑर्डिनेंस जो था वो 2 बार अध्यादेश लाके फेल हो गया, क्योंकि वो एक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि इनके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं थी, नंबर नहीं थी। उसके बाद स्टेट इलेक्शनों के बाद जब इन्होंने देखा 2017 में कि अब हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो भूमि अधिग्रहण कानून को इन लोगों ने लॉकडाउन में एक किसान कानून के नाम में, फार्मर बिल के नाम पे लिखा है, एम्पावरमेंट बिल। अब इस एम्पावरमेंट बिल को ध्यान से समझिए। इस बिल का मूल मुद्दा क्या है कि किसान को उसकी उपज की पैसा मिले। अब किसान की उपज का पैसा सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है। सेंटर का सब्जेक्ट होता है फूड स्टफ का, कोई लॉ बनाना हो, कोई कॉर्पोरेट लॉ बनाना हो, कंपनी बिल बनाना हो। इन्होंने कंकरेंट लिस्ट में फूड ग्रेन को पहले तो फूड स्टफ में कन्वर्ट कर दिया। भाई फूड ग्रेन तो प्रोसेस हुई नहीं, तो फूड स्टफ कहां से हो गया? तो टेक्निकली देखा जाए तो ये कानूनी गलत है। पर अगर इन्होंने कानून बना भी दिया, फेडरल स्ट्रक्चर को, लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने के लिए देश के, उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। किसान खड़े हो गए कि ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो है ही नहीं। तो जब कंगना रनौत ये कहती हैं कि हमने भीख नहीं मांगी, हमने आजादी ली, तो क्या नाथुराम गोडसे या जो उनके और लोगों ने जिन्होंने माफीनामे लिखे थे, क्या उससे आजादी मिली है इस देश को? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सरकार क्या करेगी? अगर ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या इस देश में? तो मेरा तो कहना यही है कि सरकार को अभी भी समझ लेना चाहिए, बहुत देर नहीं हुई है, इन तीनों कानूनों को वापस ले ले, और जो राज्य के अधिकार हैं वो राज्य के अधिकार राज्य ही करे, और जो सेंटर के अधिकार हैं वो सेंटर करे, क्योंकि इनके तालमेल से ही सेंटर स्टेट रिलेशन से ही देश का ये ढांचा चलेगा। नहीं तो जिस तरीके का ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखिए पिछले 5 सालों में CMI की रिपोर्ट आई है कि 11 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। इनका जो वादा था, मैनिफेस्टो था, वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और 2014 से लेके 2021 तक 11 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो अभी फिगर क्लियर भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही गई हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर 94% इकोनॉमी कंट्रोल करता है, जॉब्स कंट्रोल करता है, उसमें एग्रीकल्चर भी आता है। जब लॉकडाउन हुआ था तो -22% हमारी GDP थी, 3% GDP ग्रोथ खाली किसानी की थी। और आज भी मनरेगा में 71,000 करोड़ का बजट खत्म हो चुका है, सरकार का भी 5 महीने बाकी है, और 10,000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है उनकी सैलरीज की और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। इसका मतलब है कि जो गांव में बैठा है, जिसको मनरेगा को एक गड्ढा खोदने की स्कीम बताते थे, वो स्कीम से ही यहाँ पे रोजगार मिला लोगों को, और तो रोजगार कहीं इंडस्ट्री में है नहीं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्ट्रियों में 60% चल रही है, 50% चल रही है, तो जॉब्स कहां से जनरेट होंगी? आज की डेट में युवा बेरोजगार होके घर में बैठा है, या तो अपने पिताजी के खेत को बा रहा है, या वो घर में बैठ के घर के काम कर रहा है। तो ये सरकार ने किया क्या इस देश के लिए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुद्दे चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, कल के लिए भी कुछ रखना है।
आप कुछ बोलना चाहेंगे? आ जाइए, आ जाइए फिर। भारतीय किसान यूनियन के साथ ये हरियाणा से लग रहे हैं, इनकी वेशभूषा हूँ हरियाणा से खास। अरे वाह, क्योंकि देखिए हरियाणा के आदमी से मिलने के बाद में एक ना खुशी मिलती है, और उसी के कारण हम इनके भी विचार जानना चाहेंगे। हाँ जी सर जी, पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीकेयू किसान सरकार। हाँ जी, क्या रोहतक हरियाणा। अच्छा अच्छा, क्या कहना है आपका? कल ये जो यहाँ पे 14 नवंबर को किसानों के द्वारा प्रोग्राम का आह्वान किया गया है, इसके बारे में? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदा गया, वहां से एक चीख उठी थी न्याय की। उसको अब तक न्याय नहीं मिला। उसको न्याय दिलाने के लिए हम जो है कल ये कार्यक्रम न्याय पंचायत पीलीभीत में करने जा रहे हैं। अपने विचार रखेंगे, कल सुनना आप लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। हाँ, कल और दूसरे हमारे साथी जो है, ये भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन का हिस्सा है, और उसकी तरफ से ये हमारे जो संगठन है 35-40 की तरफ से ये कार्यक्रम रखा है। इस आवाज को बुलंद करने के लिए हमने तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भी पीछे रेल रोको अभियान, ताकि इसको लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को न्याय मिले। पूरे देश में हमने 60 जगह जो है ना, हमारे लोगों ने इस कॉल को फॉलो किया है, रेल रोको अभियान को। तो आवाज उठती रहेगी। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी को मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है। और बचाएगा तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का किसान इस डेमोक्रेसी को बचा सकता है, और मानवता की लड़ाई लड़ने लग गया पूरी दुनिया में। और किसी किसान ने, अकेला हिंदुस्तान का किसान आवाज उठाएंगे, क्योंकि पेट की भूख का व्यापार जो करना चाहते हैं लोग, उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान का किसान लामबंद है, और किसान और मजदूर इस पे एकजुट होता जा रहा है। आज समझ उसको भी आने लगी है, जिसको वो महीने में फ्री में अनाज नहीं दे रहे थे, आज उसके भी कान खड़े हो गए। तेल किस भाव मिला करता पहले, और आज तेल कहाँ गायब कर दिया इन्होंने। और ये फ्री वाला सिस्टम तो बंद करने जा रही है, मिलेगा कहाँ से? अरे किसान तो जमीन का एग्रीमेंट जो करेंगे, ये अपनी जमीन पर नौकर हो जाएगा। ये जो आज जो मजदूर है वो कहाँ जाएगा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन मोदी जी की बहुत बड़ी, पूरी दुनिया के जो पूंजीपति इकट्ठे हुए हैं, 15-20 लोग हैं, ये पूरी दुनिया को मारना चाहते हैं। वो किस लिए? जैसे कोरोना में देख लो आप, ये वेव्स आने लगी है, ये कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। 2 तो हो लिए मामले कोरोना काल के, 2 तो हो लिए। बताया कि सरकार ने इसे उलपेल में कितने मानस मरे, 40-45 लाख देते हैं कोई डाटा। मेरे गांव में अकेले 95 आदमी मरे, कहीं रिकॉर्ड में तो दिखा दे मेरे को। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में मारे जाएंगे। ये पूंजीपतियों की कॉर्पोरेट की साजिश है कि 60% जनता को घटा दे, और ये रचेंगे शाम रचेंगे। हम आवाज उठा रहे हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो जगाते रहेंगे, बाकी जनता ने देखना है। हमने ना कोई चुनाव लड़ना, ना चुनाव लड़ने की इच्छा। हम तो किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने विचार जाने, और कल भी आपके लिए कुछ नई चीजें लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है कि अगर जनमानस जागृत नहीं होगा तो भाई लोकतंत्र खाली कागजों में रह जाएगा, और बहुत बड़ा नुकसान इंसानियत का होगा, मानवता का होगा। ये बात आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए कि अगर ऐसे ही पावरफुल आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों का शोषण करते रहेंगे, उनकी हत्याएं करते रहेंगे, तो ये समाधान नहीं हो पाएगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और एक दिन जो हमारे मतलब कि किसान जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को उभारा कोरोना काल में, वो भी बिल्कुल ठप हो जाएगा। अब उस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कल के लिए भी हम लोगों को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सुनना है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान।